हेलो एवरीवन, ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने भारत का आकार और स्थिति की जानकारी ली थी। अब शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है, संरचना क्या है, भू आकृति, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, है ना, विभिन्न शैलें, उच्चावच, ये सभी चीजें, प्लेट विवर्तनिका, है ना, किन किन परिस्थितियों से इसके भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? ठीक है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी बात करें तो हम एक मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अगर हम बात करें कि पर्वत क्या होते हैं, तो पृथ्वी के भूभाग से एक अत्यधिक ऊंचाई तक मालाओं या श्रेणियों के रूप में ऊंची चोटियों वाला वह भूखंड जो आसपास की भूमि से सैकड़ों हजारों फुट ऊंचा होता है, पर्वत की श्रेणी में आता है, और यह पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले मल के द्वारा धीरे धीरे निर्मित होता है। ठीक है, उससे आगे बात करें हम अब मैदान की, तो मैदान क्या होते हैं कि समतल भूमि के, जो हमारी पृथ्वी है या भूमि है, तो इससे समतल भूमि से समुद्र और से एक बड़ा भाग जो सामान्यतः कितने समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि समुद्री तल से अगर उनकी हम लंबाई नापे तो वो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होने चाहिए। वो किसकी श्रेणी में आएंगे? वो हमारे मैदान की श्रेणी में आएंगे। और अगर बात करें अब मरुस्थल में, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्षा न होने के कारण शुष्क पड़ा रहता है, तो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। और बात करें अब पठार की, तो देखो पठार क्या होते हैं कि जो आसपास का क्षेत्र होता है हमारा, उससे अत्यधिक बस उठा हुआ भाग, है ना, जो हमारा आसपास का क्षेत्र होता है उससे बस थोड़ा सा, कि जैसे हमारा एक समतल मैदान है, ये हमारा समतल मैदान है, तो इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से हल्का सा जो उठा हुआ भाग होता है वो पठार की श्रेणी में आता है। ठीक है, आया समझ में? और फिर इसके बाद द्वीप समूह, यानी कि द्वीप समूह श्रेणी में आते हैं जो चारों तरफ से, जैसे समुद्र है ना, समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू, यानी कि एक ऐसा द्वीप जिसे चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? द्वीप की श्रेणी में। जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी है। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यह विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, कुछ सेलकड़ी की तरह मुलायम होती है, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी सोचा है विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुए हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत लंबे समय से खलचल के बाद इसका निर्माण हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया। अब सोच रहे होंगे कि उच्चावच क्या होते हैं, तो देखो उच्चावच होते हैं कि हम
किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र को उसके विभिन्न विभिन्न स्थल आकृतियों के आधार पर जब विभाजित करते हैं तो उच्चावच की श्रेणी में आता है। जैसे हमने कितनी श्रेणी में बांटा हुआ है, 5 श्रेणी में। उच्चावच या संरचना के आधार पर भारत को हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का उत्तर भारत का मैदान, तटवर्तीय मैदान और द्वीपीय भाग। तो इस तरीके से 5 श्रेणियों के अंतर्गत आ जाता है। आया समझ में उच्चावच। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अपक्षय का मतलब क्या होता है कि किसी पहाड़ या चट्टान का इस तरीके से मतलब टूटकर नीचे गिर जाना और वो भाग सिर्फ उसी के समक्ष गिरता है, ना कि इधर उधर बह जाता है। तो किस किस श्रेणी में आता है? अपक्षय, यानी कि टूट के, सिर्फ वो टूट के वहीं पर गिर रहा है तो वो अपक्षय की श्रेणी में आ जाता है। जबकि अपर्दन, अपर्दन में क्या होता है कि किसी सैले चट्टान का कोई भाग धीरे धीरे वर्षा से रगस के या गिर रहा है और फिर वो पानी के साथ क्या हो रहा है, बहकर जा रहा है। वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? अपर्दन की। जबकि अपक्षय में नहीं है। अपक्षय में टूट फूट होती है लेकिन वो बहती नहीं है, वो एक ही स्थान पर क्या होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है। फिर कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत है। ध्यान रखना, ये जो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और इसमें सिर्फ ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ठीक है, कि आपस में किस तरीके से प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत के द्वारा महासागरों और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अल्फ्रेड वेगनर की एक थ्योरी ही बहुत लंबी है जिसमें उसने महासागरों और महाद्वीपों के विस्थापन की बात की है कि किस तरीके से पृथ्वी के जो नीचे प्लेट विवर्तनिकाएं हैं वो किस तरीके से रोटेट किया उन्होंने और एक दूसरे से अलग हुई। क्योंकि जब हम दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की बात करते हैं, वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर उन्हें आपस में मिलाया जाए तो उनके भूखंड ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे ये आपस में एक समान थे कभी। और जब विस्थापन हुआ, जब महाद्वीपों में विस्थापन हुआ तो उस समय ये दोनों आपस में जो टूटकर अलग हो गए। तो उसके पीछे क्या कारण है? प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत है, रोटेशन का सिद्धांत है पृथ्वी के नीचे। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों के दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारी देखो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये अफ्रीकी। तो ये वाला पोर्शन अगर हम यहाँ पर फिट कर दें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये दोनों क्या है, ये देखो दिखाने की, ये दोनों क्या है कि कभी ये दोनों पूर्व में एक दूसरे के भाग थे, यानी कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये आपस में जो अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी या सिद्धांत है उसने यही समझाने की कोशिश की है कि एक तरीके से आगे चलकर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और विस्थापन की प्रक्रिया के बाद ये सभी आपस में भूखंड अलग हो चुके हैं। इसमें पेंजिया का सिद्धांत बताया है, ठीक है, वो जो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं, यानी कि जब 2 प्लेटें आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, वो अभिसारित एक परिसीमा का निर्माण करेंगी। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या, वो अपसारित, यानी कि जब पास आएंगी 2 प्लेटें तो अभिसारी और जब दूर जाएंगी तो वो अपसारी की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, याद रखना ये।
जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब या तो टकराकर टूट जाती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। यानी कि अगर ऐसे दो प्लेटें आनी है, ऐसे दो प्लेटें आनी है, तो या तो वो आपस में ऐसे जोर से मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि पृथ्वी के नीचे अगर दो प्लेटें आपस में ऐसे आकर मिलती है तो वो क्या होगी, या तो वो टूट जाएंगी या फिर एक नीचे दब जाएगी और एक प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब दो प्लेटें आपस में पास आती है तो उसको बोलते हैं हम अभिसारी, और जब एक दूसरे से दूर जाती है तो उसको बोलते हैं अपसारी प्रक्रिया। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकते हैं और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण कर सकते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गति से ही प्रभावित हुआ है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब देखो गोंडवाना भूमि क्या है। ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होता है। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपण द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। आगे, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी, जो क्या नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलें। अब अग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, तो इसे नोट कर लेना कि इनका निर्माण गर्म या तरल मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब ज्वालामुखी का स्फोटन होता है, मैग्मा के ठंडे होने से होता है। इन्हें प्राथमिक या बेसिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का ही निर्माण हुआ था और अन्य प्रकार की चट्टानें इन्हीं से ही निर्मित होती हैं। अग्नेय चट्टानों में याद रखना परतें नहीं होती हैं और इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। लाने के लिए जब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की चट्टानों में परतें नहीं होती और जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, तो वो अग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, और अग्नेय चट्टान की क्रिस्टल के आकार चट्टानों के ठंडा होने की दर पर निर्भर करते हैं और मैग्मा के ठंडे होने की दर यदि धीमी है तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा और यदि तीव्र है तो क्रिस्टल का आकार छोटा होगा। यह भी संभव है कि क्रिस्टल का निर्माण न हो, जो लगभग 90% क्रस्ट अग्नेय चट्टानों से ही बनती है और ये भी दो प्रकार की होती है, एक अंतर्निर्मित चट्टान और एक बाह्य निर्मित चट्टान। और अब अगर बात करें रूपांतरित चट्टान की, तो ये इसमें अंतर है।
क्योंकि जो हमने अग्नि चट्टानें बताई वो प्राथमिक लेवल पर होती हैं, बाकी चट्टानों का निर्माण भी फिर इन्हीं के बाद होता है। तो रूपांतरित चट्टानें तापमान एवं दबाव के कारण अग्नि तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन जो होगा वो रूपांतरण चट्टानों के अंतर्गत आता है। और ये रूपांतरित चट्टानें जो होते हैं सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि रूपांतरण की प्रक्रिया में जीवाश्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ना तो अग्नि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और ना रूपांतरित चट्टानों में। और इसके विपरीत जो अवसादी चट्टानें 3 होती है, रूपांतरित, अग्नि और एक और बची है अवसादी, वो भी मैं तुम्हें यहाँ साथ के साथ बता दूं। जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं वो अग्नि चट्टानें या रूपांतरित चट्टानों के निक्षेपण से जो चट्टानें बनती हैं वो अवसादी की श्रेणी में आती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो इनकी क्या क्या विशेषता है, ये परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है, और इनमें जीवाश्म भी मिलते हैं और खनिज, तेल, गैस, कोयला, ठीक है, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। और पृथ्वी पर 75% यानी कि सर्वाधिक मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम मुख्य भौगोलिक विवरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिमालय पर्वत का विवरण और जो पीछे हमने पढ़ा है वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।